एक गांव में रूपल और मिंटू अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता के मरने के बाद उनकी माँ को उनकी कुछ पेंशन आती थी, जिससे वो अपना और अपने दोनों बच्चों का गुजारा करती थी। दोनों भाई बहन पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उनके पापा के जाने की वजह से उनकी माँ की तबीयत खराब ही रहती थी। एक दिन उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनकी माँ के छोटे भाई विशाल और उनकी पत्नी मेनका उनसे मिलने आती है। भाई, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं अब मैं कितने दिन और जीऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रखना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दीदी, आप ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा दीदी। भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेना। अरे दीदी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखूंगा और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे वाह, खुद ही सारे फैसले ले रहे हो। अरे हमने क्या अपने घर में अनाथ आश्रम खोल रखा है जो इन दोनों को उठाकर अपने घर ले चले? मेनका, कुछ तो शर्म करो। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ मेरी बहन की तबीयत खराब है और तुम उनके सामने इतनी घटिया बातें बोल रही हो। अरे अच्छा ही है जो आपकी बहन मर जाए और इन दोनों मनहूस को भी अपने साथ ले जाए। ये खुद तो मर जाएगी और इन दोनों को हमारी छाती पर छोड़ जाएगी। मेनका की ये बातें सुनकर उसकी बहन रोने लग जाती है। अपनी बहन को रोता हुआ देख विशाल को गुस्सा आता है और वो मेनका को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मनहूस ये बच्चे नहीं, मनहूस तुम हो। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ मैं, तुम्हें इतने ऐशो आराम देता हूँ, इसलिए तुम ज्यादा सिर चढ़ गई हो। दीदी, आप इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान न दें। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ दीदी, और आप चिंता मत करें, मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। विशाल की ये बात सुनकर उसकी बहन खुश हो जाती है और उसी समय दम तोड़ देती है। अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद विशाल उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। विशाल की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। रेखा अपनी माँ की तरह ही जिद्दी और बिगड़ैल थी। सुनो, आज से ये दोनों बच्चे यहीं रहेंगे। इन दोनों के यहाँ रहने से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। ये दोनों भाई बहन अब से मेरे ही बच्चे हैं। विशाल उन दोनों बच्चों को अपनी ही बेटी के स्कूल में दाखिला करा देता है। फिर तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। इसी तरह से खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, मेनका, मेरा 2 महीने का विदेश में सेमिनार है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पीछे से इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। विशाल की ये बात सुनकर मेनका और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। आप आराम से जाओ जी, आपको किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। विशाल अपने सेमिनार के लिए घर से निकल जाता है। उसके जाते ही रेखा और उसकी माँ दोनों बच्चों को मारने लगती है। क्यों रे मनहूस, तुम दोनों की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे बहुत भला बुरा कहा था। मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से घर का सारा काम तुम दोनों करोगी और आज से तुम्हारे स्कूल भी जाना बंद, समझी? मामी, आप मिंटू से काम मत करवाइए। मिंटू अभी बहुत छोटा है, वो मैं करूँगी। मामी जी, क्या कहा? ये छोटा है? मुझे तो नहीं लग रहा ये छोटा। इसका मुंह देख कितना बड़ा है। 1 मिनट में 4-4 रोटियां खा जाएगा ये, और काम करने में तू इसे छोटा बता रही है। देखो मॉम, कैसे कैसे बहाने बना रही है हमारे सामने। तुम मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम दोनों मिलकर घर का सारा काम करोगे। अगर काम नहीं किया तो फिर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। उसके बाद से दोनों माँ बेटी मिलकर दोनों भाई बहन से घर का सारा काम कराती है और रात को सिर्फ एक बार ही बासी खाना खाने को देती है। यहाँ तक कि उन दोनों को सोने के लिए बिस्तर तक नहीं देती। दोनों भाई बहन किचन में जमीन पर सोया करते थे। मेनका और उसकी बेटी दोनों भाई बहन की बहुत पिटाई करती थी। फिर एक दिन, अरे ओ मनहूस, इधर आओ। जी मामी जी। तुम दोनों ये मटके उठाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ। आज घर में पानी नहीं आ रहा है। मामी जी, मैं 2 बार पानी ले आऊंगी, लेकिन मिंटू को मेरे साथ मत भेजो। मिंटू अभी बहुत छोटा है मामी जी, वो इतना वजन नहीं उठा पाएगा। मेनका रूपल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है।
मैंने कहा ना, मुझे मत सिखाया कर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एक बार मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पानी लेकर आओ, और ध्यान रखना समय से घर नहीं आए तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी और रात का खाना भी नहीं मिलेगा। दोनों मासूम भाई बहन मटका उठाकर पानी लेने चले जाते हैं और वहीं कुएं के पास बैठकर जोर जोर से रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? वापस आ जाओ माँ। मामी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमें बहुत मारती है माँ। वापस आ जाओ ना माँ। ये सब बोलकर रूपल जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, रो नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अपनी माँ को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, माँ वापस आ गई। माँ, हमें मामी जी के साथ नहीं रहना। मामी बहुत बुरी है, वो हमें बहुत मारती है और हमसे पूरे घर का काम भी करवाती है, और तो और वो मिंटू से भी सारे काम करवाती है। माँ, मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर वो दोनों माँ बेटी कितना अत्याचार करती है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटा। अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें उनकी की सजा भी जरूर मिलेगी। इतना बोलकर उनकी माँ अपने जादू से वहाँ पर 2 जादुई सोने और चांदी के मटके प्रकट करती है। बेटा, ये दोनों जादुई सोने और चांदी के मटके हैं। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों भाई बहन मटके उठाकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और उन्हें ले जाकर किचन में रख देते हैं। फिर एक दिन, सुनो तुम दोनों, मैं और मेरी बेटी आज पार्टी में जा रहे हैं। तुम दोनों को मैं एक कमरे में बंद करने जा रही हूँ। यदि हमारे पीछे से तुम दोनों ने चोरी कर ली तो, और मेरे घर से भाग गई तो, इसलिए मैं तुम दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर रही हूँ। नहीं मामी, आप ऐसा मत करो, मुझे बंद कमरे में बहुत डर लगता है मामी। मामी जी, हम कुछ भी नहीं चुराएंगे। हम इस घर के सिवा कहाँ जा सकते हैं मामी जी? हमारा कोई अपना नहीं है आपके सिवा। कृपया आप हमें कमरे में बंद ना करें, हम पूरे घर का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। यदि मेरे सामने ज्यादा बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मेनका दोनों मासूम बच्चों को कमरे में बंद करके चली जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। कोई बात नहीं मिंटू, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तू बिल्कुल भी मत डर। मासूम मिंटू को डर की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। रूपल भागी भागी दरवाजे के पास जाती है। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा भाई बेहोश हो गया है अंदर, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक वहाँ पर उड़ते हुए दोनों जादुई मटके आ जाते हैं। जादुई मटके अपने जादू से मिंटू को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तुम डरो नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल बच्चे हो। इतनी मुसीबतें होने के बावजूद भी तुमने हमें खोल कर नहीं देखा। हम जादुई मटके हैं, तुम हमारे अंदर से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकाल सकते हो। रूपल और मिंटू दोनों मटके में हाथ डालते हैं तो उन्हें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उनकी मामी घर आ जाती है। मामी जी, हम आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं, अब हम इस घर में कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और जादुई मटके की मदद से दोनों एक बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल में दाखिला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मामा की नौकरी चली जाती है और अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। उसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। एक दिन दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आ रहे थे, तभी वो दोनों अपने मामा को देख लेते हैं और भागे भागे उनके पास जाते हैं। मामा जी, ये क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? फिर उनके मामा उन्हें वो सारी बात बताते हैं। मामा जी, आप हमारे घर चलिए और हमारे साथ रहिएगा। दोनों भाई बहन अपने मामा मामी और उनकी बेटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद मामी और उनकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उन दोनों से माफी मांगती है। उसके बाद सभी लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। परी का जादुई पुराना ताज। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक गांव में
संध्या अपनी बेटी, पति और सास ससुर के साथ रहती थी। संध्या की बेटी जब 4 साल की थी तभी उसके पिता उन दोनों को छोड़कर किसी और के साथ रहने चले गए थे। संध्या का पति एक बहुत अमीर आदमी था। संध्या खुद भी एक अच्छी फैमिली से थी, लेकिन जब संध्या का पति उसे छोड़कर चला गया तो उसके ससुराल वालों ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, क्योंकि सब संध्या को ही गलत समझ रहे थे। एक दिन संध्या के सास ससुर ने उसके माता पिता को घर बुलाया और उन्हें संध्या के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला। उनके सामने ही संध्या की सास ने संध्या से कहा, देखो संध्या, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी जो वो आज हम सबको छोड़कर यहाँ से चला गया। अब तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, चली जाओ यहाँ से अपनी बेटी को लेकर। संध्या अपने सास ससुर के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है। वो सबसे पूछती है कि आखिर उसकी गलती क्या है और वो अपने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। उसके अपने माता पिता ने भी उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए मना कर दिया। अब संध्या के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी 4 साल की बेटी को लेकर घर से निकल जाती है। संध्या चलती जा रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो थकी हारी एक नदी के पास पहुंच जाती है। मम्मी, बहुत प्यास लगी है। रुको गिन्नी, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। संध्या अपनी छोटी बेटी को पेड़ की छांव में बिठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। संध्या की नजर वहीं पर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले पर जाती है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन वो सुंदर सा पिल्ला जख्मी हो रखा था। उसे देखकर संध्या कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर पिल्ला है, लेकिन ये तो जख्मी भी हो रखा है। मुझे पहले इसके चोट पर मरहम लगाना होगा। संध्या उस पिल्ले के जख्मों को पानी से धोती है और फिर इधर उधर से कुछ पत्ते इकट्ठा करके उसकी चोट पर लगा देती है। फिर अपनी बेटी को पानी पिलाने के लिए चली जाती है। संध्या जहाँ जहाँ जा रही थी, वो सुंदर पिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसे देखकर संध्या कहती है, चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। संध्या के इस तरह से बात करने के बावजूद वो पिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा था। फिर संध्या उस पिल्ले को प्यार से सहलाती है। पता नहीं तुमको क्या हो गया है, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। पहले ही हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है। हमारे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है और ना ही खाने का। मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकती, तुम अब अपनी राह पर चले जाओ। लेकिन फिर भी वो सुंदर सा पिल्ला उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब वो एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर संध्या सबसे काम मांगने लगती है। उसी गांव में मोहित नाम का एक भला आदमी रहता था, जो संध्या को काम देता है। बहन, क्या तुम खेतों में काम कर पाओगी? हाँ भैया, मैं कुछ भी करूँगी। पेट को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम एक काम करो, इसी खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना लो और यहीं रहो। मुझे हमेशा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और मेरी माँ को भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। लेकिन तुम कहाँ से हो? भैया, प्लीज मुझसे ये सब मत पूछिए। मैंने आपको भाई कहा है और आपने मेरी जरूरत के वक्त मुझे काम दिया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसके बाद मोहित वहाँ से चला जाता है और संध्या वहीं रह जाती है। खेत में ही वो मोहित की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और अपनी बेटी गिन्नी और उस पिल्ले के साथ रहने लगती है। वो खेत में काम करने के साथ साथ मोहित की माँ का भी देखभाल करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब 1 साल बीत चुका था और गिन्नी भी 5 साल की हो चुकी थी और वो प्यारा सा पिल्ला भी थोड़ा बड़ा हो गया था और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। एक दिन सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर हर रोज की तरह संध्या उस पिल्ले के पास जाती है। वो ध्यान से देखती है
कि पिल्ली की आंखों में आंसू थे। वो उसको झट से गोद में उठा लेती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई ना? संध्या की ये बातें सुनने के बाद वो पिल्ला एक खूबसूरत परी में बदल जाता है और वो परी बोलती है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मुझे कहीं चोट लगी है, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं। संध्या ये सब देखकर बहुत हैरान थी। ये सब कैसे हुआ? कौन हो आप? मैं एक परी हूँ और मेरा नाम रानी है। बहुत समय पहले मुझे एक चुड़ैल ने कुत्ते का बच्चा बना दिया था। तब से मैं ऐसे ही भटक रही थी। फिर एक ऋषि मुनि ने मुझे वरदान दिया कि अगर कोई इंसान 1 साल तक मेरी सच्चे मन से सेवा करेगा तो मैं वापस परी के रूप में बदल जाऊंगी। और तुमने मेरी 1 साल तक बहुत अच्छे से सेवा की। मैं तुम्हारी जीवन भर आभारी रहूंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुमने मुझे वापस मेरा जीवन लौटाया है। मैं तुम्हें अपनी एक बहुत कीमती चीज देना चाहती हूँ। लेकिन क्या रानी परी? मैं तुम्हें अपना पूर्वजों का ताज देना चाहती हूँ। मेरे लिए उससे कीमती और कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मना नहीं करोगी। लेकिन परी, वो आपके पूर्वजों का ताज है। मैं उसे कैसे रख सकती हूँ? मेरी खुशी के लिए तुम्हें रखना होगा। इस ताज में बहुत शक्तियाँ हैं। तुम इसकी मदद से कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। इतना कहकर रानी परी सलोनी को ताज दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। संध्या ताज पाकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे पिल्ले से लगाव हो गया था, इसलिए वो थोड़ा दुखी भी थी। वो उसी वक्त जादुई ताज से कहती है, हे पूर्वजों के पुराने ताज, तुम मुझे सेम वैसा ही दिखने वाला एक पिल्ला दे दो। वो जादुई ताज संध्या को वैसा ही सेम टू सेम पिल्ला दे देता है। अब संध्या ने ताज की मदद से उसी गांव में एक बहुत बड़ी जमीन खरीद ली थी और उस पर बहुत बड़ा घर बनवा लिया था। ये देख गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और साथ ही आश्चर्यचकित भी थे। एक दिन संध्या कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है तो वहाँ पर उसे गांव की ठकुराइन दिखती है। गांव की ठकुराइन संध्या से कहती है, वाह वाह, क्या बात है संध्या, आजकल तो तुम्हारे कुछ अलग ही ठाठ हैं। जब इस गांव में आई थी तब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अब क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है क्या? संध्या बेचारी भले मन से सब कुछ ठकुराइन को बता देती है। संध्या की बात सुन ठकुराइन के मन में लालच आ जाता है। वो घर जाकर अपने पति शंभू को सारी बात बता देती है। शंभू उस गांव का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी लालच में आकर रात को संध्या के घर चुपके से घुस जाते हैं और वो ताज को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी संध्या का पिल्ला वहां आकर भौंकने लगता है। अपने पिल्ले का शोर सुनकर संध्या वहां भागी भागी आती है। तब तक ठाकुर और ठकुराइन दोनों वहां से भाग चुके थे। संध्या को देखकर पिल्ला भी शांत हो गया था। संध्या रात को वहीं सो जाती है। अगले दिन से ठाकुर उस पिल्ले पर नजर रखने लगता है ताकि वो जब बाहर जाए तो वो ताज चुरा सके। एक दिन वो पिल्ला बाहर घूमने चला जाता है। तभी चुपके से ठाकुर वो ताज चुरा लेता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को दिखाता है। देखो, मैं वो ताज चुरा कर ले आया हूँ। देखा आपने, मैंने कहा था ना, वो बहुत बेशकीमती ताज है। इसी के कारण वो संध्या बहुत अमीर होती जा रही है। उसने खुद मुझे बताया था। एक काम करते हैं, हम इसे अपनी तिजोरी में रख देते हैं ताकि किसी को हम पर शक ना हो। हाँ, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। कुछ दिन बीत जाने के बाद हम इसे बेच देंगे। अब तो हम पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। हमें अब इस गांव पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन जब संध्या अपना ताज देखने जाती है तो उसे वो रानी परी का दिया हुआ ताज कहीं नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है और इधर उधर ताज ढूंढने लगती है। उसे समझ में आ जाता है
कि उसके घर में ताज की चोरी हो चुकी है। दूसरी तरफ जब ठाकुर ताज को बेचने जाने के लिए अपनी तिजोरी खोलता है तो वो देखता है कि ताज के साथ साथ उसकी तिजोरी का सारा धन गायब है। ये सब देखकर ठाकुर हैरान हो जाता है और सर पकड़कर रोने लगता है। अरे ठकुराइन कहाँ हो? हम तो बर्बाद हो गए। हमारी तिजोरी का सारा धन गायब हो गया। क्या कहा आपने? सारा धन गायब हो गया? अरे हम तो लुट गए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो भागते भागते संध्या के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। दरअसल ताज के साथ तिजोरी का सारा खजाना संध्या के पास आ गया था। क्योंकि ताज जादुई था, इसलिए उसने अपना जादू दिखाया और ठाकुर ठकुराइन को बहुत अच्छा सबक भी सिखाया। आप दोनों को शर्म नहीं आती किसी के घर चोरी करने में? ताज के साथ सारी चीजें जादू से मेरे पास आ गई हैं। मैं आप लोगों की तरह बेईमान नहीं हूँ, इसलिए मैं आपका सारा धन आपको वापस कर दूंगी। लेकिन आज के बाद आप लोग ऐसी हरकत कभी नहीं करना। हमें माफ कर दो संध्या, हमारी मति मारी गई थी जो हमने चोरी जैसा पाप किया। अब हम जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। कृपया कर हमारा धन वापस लौटा दो। संध्या ठाकुर और ठकुराइन का धन वापस लौटा देती है। उसके बाद संध्या खुशी खुशी अपने पिल्ले और अपनी बेटी गिन्नी के साथ रहने लगती है और दिन ब दिन खूब तरक्की करती है। साथ में गांव के हर जरूरतमंद की भी मदद करती है। गांव में सड़कें बनवाती है, तालाब बनवाती है, पूरे गांव को बहुत सुंदर बना देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।